गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे बहुलक और बहुलकों में अपन ने चर्चा की थी संश्लेषित बहुलक के बारे में। आज अपन संश्लेषित बहुलक के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन का जो अपना जो आज का टॉपिक है वो है संश्लेषित बहुलक। और बच्चों, संश्लेषित बहुलक में अपन ने चर्चा की थी कि इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं और पहले वाला जो एग्जाम्पल है वो है संश्लेषित रेशे। तो अपन आज संश्लेषित रेशे की चर्चा करेंगे। संश्लेषित रेशे और संश्लेषित रेशों के अंदर अपन लेते हैं पहले नायलॉन 66। देखो बच्चों, ये नायलॉन 66 जो होता है ये आपके हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल का संघनन बहुलक होता है। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल जो होता है उसका ये क्या होता है, ये होता है संघनन बहुलक। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि जो एडिपिक अम्ल होता है, एडिपिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके COOH। फिर अपन इसके लगा देते हैं 4CH2 फिर COOH। ये आपके क्या है बच्चों, ये है आपके एडिपिक अम्ल है। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन की अगर बात करें तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का जो फॉर्मूला होता है, जो अणुसूत्र है, ये बच्चों ये होता है। इसके अंदर 6 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। 6 कार्बन युक्त श्रृंखला होती है ये, और इसके अंदर 2 एमीन समूह होते हैं। ये आपके हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है। अब देखो बच्चों, इनका जब संघनन होता है तो अपन इन दोनों को शॉर्ट रूप में लिखते हैं, लघु रूप में इनको अपन लिखते हैं। तो लघु रूप में ऐसे लिखते हैं इसको, आप देखना, क्योंकि आपके यही आगे लिखा हुआ मिलेगा। ये जो COOH है इसको अपन खोल के इस प्रकार से लिख देते हैं। ये OH इधर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड ऊपर कर देते हैं। ये इसकी COOH है, उसका ये अणुसूत्र बन जाएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो CH2 है ये 1 2 3 4 हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक CH2 लिख के ब्रैकेट लगा के इसके नीचे लिख दूंगा 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 CH2 हो गए। और इधर वाला जो COOH है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसको भी मैं खोल के इस प्रकार से यहाँ ऐसे लिख दूंगा। तो ये इसका क्या हो गया, आपके इसका शॉर्ट रूप हो गया एडिपिक अम्ल का। इसी प्रकार से अपन हेक्सामेथिलीन डाइअमीन को यदि लिखें तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अपन लिखते हैं NH2CH2 और ये अपने हैं CH2 अपने यहाँ पे 6 हैं, तो इसे यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसे NH2। देखो बच्चों, NH2 को अगर अपन और खोलें तो इसको लिख सकते हैं NH और इधर लगा सकते हैं H। इसी प्रकार इधर NH, ये H लगा सकते हैं। ये अभी अपन जब संघनन की क्रिया करेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तब अपन इसको शॉर्ट रूप में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। बाकी ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। शॉर्ट रूप में इन दोनों को इस प्रकार से लिखते हैं। अब अपन नायलॉन 66 इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो यहाँ आपको देखो, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसी में भी 6 कार्बन है, इसलिए इसमें भी 6 इसमें भी 6, मतलब दोनों जो अभिकारक हैं उसमें 6 कार्बन उपस्थित होने के कारण इसका नाम दिया गया है नायलॉन 66। अब इसके रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है जिसके द्वारा नायलॉन 66 का निर्माण होता है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं एडिपिक अम्ल को। एडिपिक अम्ल अपन यहाँ लिखते हैं, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, CH2, इसके बाद यहाँ 4, फिर C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये हो गया आपके एडिपिक अम्ल। इसकी बहुलीकरण की प्रक्रिया जब होती है तो इसके अपन N अणु लेते हैं। इसी प्रकार अपन N अणु लेंगे किसके, ये लेंगे अपन हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के। तो यहाँ पे लिखते हैं H NH, फिर CH2 कितने हैं, 6 हैं, फिर इसके बाद NH और फिर अपने ये H लगा देंगे यहाँ पे। ये हो गया आपके एडिपिक अम्ल। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, यह है एडिपिक अम्ल है और ये है आपके हेक्सामेथिलीन
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। संघनन की प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब इसमें से जल का अणु बाहर निकलता है तो इधर से OH अणु निकलेगा, इधर से H निकलेगा और ये आपस में इसमें से निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में संघनन के परिणाम स्वरूप दोनों अणु आपस में जुड़ेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब बहुलीकरण की क्रिया होती है तो इस साइड से OH हट रहा है इसका, तो इससे इस साइड से ये OH भी हट जाएगा। आगे रिएक्शन में देखेंगे अपन, इधर से H हट रहा है तो इस साइड से भी ये H हट जाएगा। अब क्या होता है, दोनों की जब संघनन की क्रिया होती है तो ये इस प्रकार से होगी। यहाँ से OH इसमें से हटा दीजिए, फिर आप यहाँ इस इधर से OH हटाएंगे तो ये बनेगा आपका इस हिसाब से, यहाँ CH2, फिर यहाँ पे 4, इधर आपके ये OH है वो क्या है, हट चुका है तो यहाँ पे ऐसे ही बचेगा C डबल बॉन्ड O। इधर से यहाँ पे क्या होगा, आपके H हट चुका है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कर दीजिए, ये हो गया NH, फिर आपके हैं CH2, ये 6 और ये NH, फिर इस वैलेंसी फ्री। अब बहुलक में अपन ने कल देखा था कि जब बहुलक को लिखते हैं तो एक साइड की, दोनों साइड की वैलेंसी फ्री छोड़ के बड़ा ब्रैकेट लगा के उसके नीचे N लिख देते हैं। N का मतलब है कि इतने एडीपी अम्ल है, इतने हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मिलेंगे तो N अणु बन जाएंगे किसके, ये बन गए हैं आपके नाइलॉन 66 के। साथ में इसमें से N अणु ही आपके H2O जल के यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, ये जो जल बनेगा वो उधर मुक्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप एडीपी अम्ल इधर लिखना, हेक्सामेथिलीन लिखना, इसमें से जल के अणु बाहर निकालना, इधर से OH निकाला है तो इधर से OH हटा दो, इधर से H हटाया है तो इधर से भी H हटा दो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से ये नायलॉन 66 का सूत्र बन जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि नायलॉन 66 का सूत्र लिखिए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि नायलॉन 66 का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आप एडीपी के अम्ल हेक्सामेथिलीन की इस प्रकार से रिएक्शन करवा के इसका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नायलॉन 66 के उपयोग की, कि उपयोग कहाँ कहाँ पे इसका किया जाता है। नायलॉन 66 जो होता है उसका उपयोग होता है मशीनों के जो गियर होते हैं उनको बनाने में, उसके अलावा जो बेयरिंग होते हैं मशीनों के उनके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, टायर बनाने, कपड़े बनाने, रेसे और रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 2-3 जो उपयोग है मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका उपयोग होता है बच्चों मशीनों के गियर, बियरिंग आदि बनाने में। इसके अलावा आपके कपड़े, रस्सी, रेसे आदि बनाने में भी क्या होता है, आपके इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। इसे आप नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। चलिए ठीक है, यह आपके संश्लेषित रेशों के अंदर पहला जो एग्जाम्पल है नायलॉन 66 वो कंप्लीट होता है। इसके साथ लेते हैं अपन दूसरा एग्जाम्पल जो किसका है, आपके है संश्लेषित रेशों का। संश्लेषित रेशे हम पढ़ रहे थे, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है आपके टेरिलीन। देखो बच्चों, जो टेरिलीन होता है उस टेरिलीन का दूसरा नाम होता है डेक्रोन। टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रोन। अब अपन टेरिलीन के निर्माण की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि इसकी जो एकलक इकाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसकी एकलक इकाइयां होती है, एक तो होता है आपके टेरेथेलिक अम्ल, और एक होता है आपके एथिलीन ग्लाइकोल। ये दो आपके एकलक इकाइयां होती हैं। टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के जो संघनन की प्रक्रिया होती है, उन दोनों के संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। अब मैं यहाँ पे टेरेथेलिक अम्ल जो है उस टेरेथेलिक अम्ल का अपन फॉर्मूला यहाँ नोट कर लेते हैं। ये होगा आपके COOH, ये बेंजीन वाले जो आपके हैं
उससे दोनों साइड में क्या जुड़े होंगे, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होंगे, इसको बोलेंगे टेरेथिलिक अम्ल। इसी प्रकार दूसरा है आपके एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है, उस एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होगा आपके OH जो होता है वो आपके CH2 इस प्रकार से दो कार्बन से, कहने का मतलब एथेन से जुड़ा हुआ होगा। यह आपके एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। अब हम अगर इसको खोल के लिख लें, देखो बच्चों COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे अपन ने पहले वाली रिएक्शन में किया था, इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। ये तरीका लिखने का अपन जब रिएक्शन करेंगे तो उस समय अपने को सहूलियत देगा। अपन यहाँ इसको लिख लेते हैं, इसको अपन इस प्रकार से, ये OH हो गया, HO, ये आपके जो बेंजीन रिंग है वो हो गई। इसमें क्या होता है कि ये COOH और इधर क्या है OH। इसको इस प्रकार से नोट कर लेंगे, ये एग्जाम्पल ऐसे ही रहेगा। आगे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि इसका निर्माण होता कैसे है। ये भी संघनन बहुलक होता है। संघननकरण की जो क्रिया होती है, जो जल का एक अणु होता है वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद आपके किसका निर्माण हो जाता है, संश्लेषित बहुलक टेरिलीन का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं अपन रिएक्शन। अपन सबसे पहले लिखते हैं ये टेरेथिलिक जो अम्ल है उसको यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद आपके जो दूसरा है वो है एथिलीन ग्लाइकोल। ये बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। अब इस एथिलीन ग्लाइकोल की जब क्रिया होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संघनन होता है, और संघनन की जो क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ से OH निकलेगा और इधर से H निकलेगा। सॉरी, इसमें ध्यान रखना, इधर से H निकलेगा और ये पूरा OH निकलेगा, ये ध्यान रखना आप। और इधर से जब H निकल रहा है तो ये इधर से भी H ही निकलेगा, हट जाएगा ये, और इधर से OH हट रहा है तो कहने का मतलब इधर से भी आपके OH बाद में हट जाएगा। तो ये संघनन, इससे जल के अणु निकलेंगे, ये N होगा, ये भी संख्या में N होगा। अब अपन इसको, इन दोनों को, इनको हटा के इसको एक जगह अगर लिखें, नोट करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपके OH हैं, यहाँ पे आपके जोड़ेंगे क्या, यहाँ जोड़ेंगे अपन CH2, ये हो गया आपके। प्लस NH2। देखो बच्चों, ये जो है ये है आपके टेरेथिलिक अम्ल, और ये है आपके एथिलीन ग्लाइकोल, और ये जो होता है ये आपके टेरिलीन, जिसे दूसरा नाम है डेक्रो। टेरिलीन का जो निर्माण होता है वो टेरेथिलिक अम्ल और एथिलीन के जो संघनन की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप टेरिलीन का निर्माण हो जाता है, और इसमें से जल का अणु एक बाहर निकल जाता है। अपन इसके उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग किस जगह पे किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो कपड़े बनाने में, आपके नाव की जो पाल होती है उसके निर्माण में, बेल्ट बनाने में, चुंबकीय टेप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कपड़े बनाने, नाव की पाल बनाने, बेल्ट, इसके अलावा चुंबकीय टेप आदि में या आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़े बनाने, नाव की पाल बनाने, बेल्ट, चुंबकीय टेप आदि बनाने के लिए आपके टेरिलीन का उपयोग होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं।
आगे आपके तीसरे वाला जो संश्लेषित बहुलक है, संश्लेषित बहुलक में रेसे पढ़ रहे हैं अपन, तो संश्लेषित बहुलक में जो रेसा है तीसरे नंबर का, उसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ तीसरे वाला जो आपके रेसा है वो है रेयोन। रेयोन के जो निर्माण है वो एक अलग प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। रेयोन जो होता है ये सेलुलोज का बहुलक होता है। सामान्यतः जो सेलुलोज होता है वो कागज में पाया जाता है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सेलुलोज युक्त जो कागज होता है उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद आपके जो ये साफ किया हुआ सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को अपन CH2 सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर घोल लेते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड में इसको घोलने के बाद अच्छे से घोल बना के बारीक छिद्रों के माध्यम से जो कंसेंट्रेट सांद्र HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, उसके अंदर थोड़ा सा ढालते हैं। बूंद बूंद करके छलनी के माध्यम से छेद युक्त जो पात्र है उससे इसमें डालेंगे, तो जो HNO3 होता है, आपके नाइट्रिक अम्ल जो होता है, उस नाइट्रिक अम्ल के अंदर रेसे, चमकदार इसके जो रेसे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। जिस प्रकार से अपन सेवइयाँ बनाते हैं या फिर जो नमकीन बनाते हैं, उस दौरान अपन जो बेसन के घोल को ढालते हैं तेल में, ठीक उसी प्रकार से इसके घोल को ढाला जाता है नाइट्रिक अम्ल के घोल में। नाइट्रिक अम्ल में इसको ढालने पर इसके रेसे तैयार होते हैं। तो जो अभी हमने प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में अपन ने बात की है, उसको एक एक करके यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कागज होता है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें होता है सेल्यूलोज। जो कागज होता है जिसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, उस कागज को NaOH से साफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अपन सबसे पहले कागज को NaOH से साफ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे फिर CH2 सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है, इसे फिर CH2 में मिलाकर घोल तैयार करते हैं। जब इसको अपन CH2 में मिलाते हैं तो CH2 में मिला के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। इस घोल को क्या किया जाता है, बारीक छिद्रों के माध्यम से इस घोल को बारीक छिद्रों के माध्यम से किस में ढालते हैं, बारीक छिद्रों के माध्यम से HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल के घोल में, के विलयन में ढालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब HNO3 के विलयन में इसको ढालते हैं तो जो चमकीले जो रेसे होते हैं रेयोन के, वो तैयार हो जाते हैं। तो जिससे रेयोन के चमकीले, मजबूत, रेशमी रेसे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये जो रेसे होते हैं वो चमकीले, मजबूत और रेशमी प्रकार के होते हैं, रेसे वो तैयार हो जाते हैं। एक बार और देख लीजिए इसकी प्रोसेस को। कागज को NaOH में घोल के उसको साफ किया जाता है, कागज को जो सेल्यूलोज होता है उसको NaOH से साफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद CH2 में सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड में उसको घोल कर उसका घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को बारीक छिद्रों के माध्यम से HNO3 के विलयन में ढाला जाता है। HNO3 के विलयन में ढालने के बाद जो रेयोन होते हैं उसके चमकीले, मजबूत, रेशमी रेसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके जो रेयोन है वो तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। देखो बच्चों, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, उसके बारे में हम चर्चा करें तो कुछ जो वस्त्र होते हैं, धागे होते हैं, दरियाँ होती हैं, वो इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इसका उपयोग होता है वस्त्र निर्माण में धागे व दरियों के निर्माण में।
वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग होता है, धागे और धरियों के जो निर्माण होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आपने संश्लेषित रेशे पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित प्लास्टिक। संश्लेषित प्लास्टिक, देखो बच्चों, जो संश्लेषित प्लास्टिक होती है वो संश्लेषित बहुलक का आपके दूसरा उदाहरण है। संश्लेषित प्लास्टिक के बारे में हम बात करें तो आपके 3-4 प्लास्टिक के रूप दे रखे हैं, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे आपके पॉलीथीन। पॉलीथीन, देखो बच्चों, पॉलीथीन होता क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो आपके जो एथीन होता है उस एथीन की बहुलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एथीन के बहुलीकरण की क्रिया से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है एथीन के बहुलीकरण से। अपन इसकी रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसकी रिएक्शन इस प्रकार से होगी, ये आपके होती है एथीन। अपन पढ़ के आए हैं यूपीएससी नाम में इसी चैप्टर में कि ये एथीन है, डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के मध्य, कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन है। इस एथीन का होता है बहुलीकरण। एथीन का बहुलीकरण जब होता है तो ये एन एथीन अपन ने ली, इसके बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुलीकरण। जब इसका बहुलीकरण होता है तो आपके ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, वो टूट जाएगा और इसकी दोनों बैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में एक एक बैलेंसी फ्री हो गई। इसके नीचे लिख दूंगा मैं एन। एथीन एक है, यहाँ पे अनेक सारी एथीन हो गई, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों पॉलीएथीन। ये क्या नाम हो गया इसका, ये हो गया बच्चों इसका नाम पॉलीएथीन। अब ध्यान रखना, एथीन के बहुलीकरण की क्रिया से पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें, पॉलीथीन के उपयोग की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पॉलीथीन का जो उपयोग होता है वो सामान्यतः आपके जो आपके जो ये पैकिंग पाइप होती हैं, पैकिंग की थैलियाँ होती हैं, ट्यूब होती हैं आदि का जो निर्माण होता है वो आपके किससे होता है, पॉलीथीन से होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी जो थैलियाँ हैं, थैलियाँ, पाइप, ट्यूब आदि के निर्माण में, थैलियाँ, पाइप, ट्यूब आदि के जो निर्माण होता है वो एथीन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और पॉलीथीन के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। इसे नोट कीजिए। फिर अपन दूसरे वाला जो पॉलीथीन संश्लेषित प्लास्टिक है उसको अपन लिखते हैं। देखो बच्चों, दूसरे वाला जो आपके प्लास्टिक है वो है आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरे वाला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको अपन बोलते हैं PVC, शॉर्ट रूप में इसको बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। देखो बच्चों, आपके जो ये विनाइल क्लोराइड होता है उसके बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। विनाइल क्लोराइड को अपन लिखते हैं यहाँ रिएक्शन के साथ लिखते हैं। विनाइल क्लोराइड होता कैसा है, उसका बहुलीकरण किस प्रकार से होता है। तो आपके जो CH2 है
एथीन के बारे में अपन ने पढ़ा था, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे। यदि एक हाइड्रोजन को हटा के उसके साथ क्लोरीन जोड़ देते हैं तो ये आपके बन जाता है विनाइल क्लोराइड। ये आपके विनाइल क्लोराइड बन गया है, विनाइल क्लोराइड। क्या किया है अपन ने यहाँ पे ध्यान रखना, एथीन के एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो इसके ये क्या बन गया है, विनाइल क्लोराइड बन गया है। अब इस विनाइल क्लोराइड का जब बहुलीकरण किया जाता है, इसका क्या होता है, बहुलीकरण होता है। तो इस बहुलीकरण की क्रिया में यहाँ से ये एक हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और इस कार्बन और इस दोनों कार्बनों की एक एक संयोजकता क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। यहाँ पे अपन इनके एन अणु लेंगे, विनाइल क्लोराइड के एन अणु अपन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2 है, ये इधर एक वैलेंसी फ्री और एक वैलेंसी इधर फ्री, ये Cl हो गया। बड़ा ब्रैकेट लगा के अपन इसके नीचे n लिखते हैं, बहुलक के अंदर ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, दोनों वैलेंसी फ्री और नीचे अपन ने n लगा दिया है। अब ये बहुलीकरण हो गया है तो ये क्या बन गया है, ये बन गया आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो बच्चों ये क्या बन गया है, ये बन गया आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब अपन देखते हैं उपयोग की, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका शॉर्ट रूप है, ज्यादातर शॉर्ट नाम से इसको जाना जाता है, PVC के नाम से, तो ये याद रखना आप इसको। अब हम देखते हैं उपयोग की। देखो बच्चों इसके उपयोग हैं, जो PVC के उपयोग किए जाते हैं वो सामान्यतः पाइप्स आते हैं, पाइप जो होते हैं, जूते होते हैं, चप्पल होती है, इसके अलावा आपके जो थैले होते हैं और जो आपके कपड़े होते हैं, खिलौने होते हैं, ये PVC से तैयार किए जाते हैं। तो अपन को एक एक करके लिख लेते हैं, आपके पाइप, थैले, जूते, चप्पल, कपड़े आदि बनाने में। इसके अलावा इसका दूसरा उपयोग होता है आपके विद्युत चालक तार पर विद्युत रोधी आवरण बनाने में। ये क्या किया जाता है कि जो विद्युत चालक तार होते हैं उनके ऊपर जो विद्युत रोधी आवरण होता है वो कौन सी प्लास्टिक का होता है, वो आपके होता है PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपके वो क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। तीसरे वाला जो आपके प्लास्टिक है जिसको अपन बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तीसरा जो है संश्लेषित प्लास्टिक वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसका नाम है। इसे साधारणतः PAN शॉर्ट रूप से जाना जाता है, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसका एक और नाम है वो है विनाइल साइनाइड और इसका एक और नाम है वो है आर्लोन। एक और इसका नाम जो है वो क्या है, आर्लोन। इसका नाम ध्यान रखना बच्चों, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे शॉर्ट रूप में PAN बोलते हैं, विनाइल साइनाइड, और इसके अलावा इसको बोलते हैं आर्लोन। इस प्रकार से ये आपके क्या है, इसके 2-3 नाम है। इन नामों को याद रखना, किसी भी नाम से इसको आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अपन देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल जिसका दूसरा नाम है विनाइल साइनाइड, उसके जो बहुलीकरण की क्रिया होती है, उसके बहुलीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप आपके विनाइल साइनाइड या आर्लोन का जो होता है निर्माण होता है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, एथीन जो थी उसके हाइड्रोजन को यदि अपन, इसकी यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यदि अपन किससे हटा दें, साइनाइड से हटा दें,
तो ये क्या बन जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। ये बन गया है आपके एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। कहने का मतलब क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से इसका निर्माण किया जाएगा। अब एक्रिलोनाइट्राइल ये हो गया, इसके N अणु अपन लेंगे, इसके बहुलीकरण की जब क्रिया होगी तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बहुलीकरण। जब इसके बहुलीकरण की क्रिया होगी तो यहाँ से ये बंध हट जाएगा और दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और ये क्या बन गया आपके CH2CH बड़ा ब्रैकेट लगा के नीचे क्या लिख देंगे अपन, N लिख देंगे। ये हो गया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र। अपन यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, PAN। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये होता है, इसका बहुलीकरण होगा तो ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। बहुलक में अब तक आप समझ गए होंगे, दोनों साइड वाली वैलेंसी फ्री छोड़ी जाती है, और फिर इसलिए छोड़ी जाती है कि इसके आगे एक और ऐसा जुड़ेगा, फिर उसके आगे एक और ऐसा ही, फिर उसके आगे एक और ऐसा ही, ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग होता है वो कहाँ पे किया जाता है। इसके उपयोग की अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का जो उपयोग होता है वो स्वेटर बनाने में, जो ऊन होती है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। आपके जो तकिए होते हैं, गद्दे होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वेटर बनाने ऊन, तकिए, गद्दे आदि बनाने में। देखो बच्चों, स्वेटर, ऊन, तकिए आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, आपके पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं पॉलीस्टाइलीन। पॉलीस्टाइलीन, देखो बच्चों पॉलीस्टाइलीन क्या होता है, ये स्टाइलीन के बहुलीकरण से बनता है। ये जितने भी संघनन बहुलक हैं अभी जो बहुलीकरण से बन रहे हैं, ये सारे क्या हैं, पोली लग रहा है, मतलब स्टाइलीन से इसके जो बाद वाले एकलक इकाई है उसका नाम के आगे पोली लगा के इसका नाम लिख रहे हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि स्टाइलीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बच्चों, ये बनाया जाता है स्टाइलीन के बहुलीकरण से। अब अपन यहाँ लिखते हैं स्टाइलीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन, ये अपन हटा देंगे एक हाइड्रोजन और वहां पे जोड़ देंगे बेंजीन C6H5, जिसके एक बैलेंसी फ्री होगी। ये जोड़ दिया अपन ने, इसके N अणु अपन लेंगे, ये क्या है आपके, ये है स्टाइलीन। इस स्टाइलीन की जब बहुलीकरण की जब क्रिया होती है तो मैं यहाँ लिखता हूँ बहुलीकरण। ये बहुलीकरण की जब क्रिया हो रही है उसके बाद ये बंध टूटेगा द्विबंध और एक एक बैलेंसी दोनों खाली हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दोनों बैलेंसी फ्री C6H5। ये जो है आपके, ये बच्चों क्या बन गया है, ये आपके बन गया है पॉलीस्टाइलीन। पॉलीस्टाइलीन का निर्माण यहाँ पे आपके हो चुका है। ये पॉलीस्टाइलीन है, ये स्टाइलीन है, बहुलीकरण हुआ जिसके पॉलीस्टाइन बन चुका है। अब हम देखते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। स्टाइलीन का जो उपयोग होता है, पॉलीस्टाइलीन का जो उपयोग होता है वो आपके चाय के जो कप होते हैं, बोतल के जो ढक्कन होते हैं, टाइल्स होती है, पैकिंग की जो सामग्री होती है वो बनाने में किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चाय के कप, टाइल्स, चाय के कप है, बोतल के ढक्कन बनाने में
इसके अलावा फर्स्ट टाइल्स पैकिंग सामग्री आदि बनाने में किसका उपयोग होता है? पॉलीस्टाइलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये बच्चों अपन ने जो संश्लेषित प्लास्टिक हैं, उस संश्लेषित प्लास्टिक के जो 4 एग्जाम्पल्स हैं संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में, वो अपन ने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे तीसरा एग्जाम्पल बहुलक का, वो है संश्लेषित रबर। उस संश्लेषित रबर को अपन और देख लेते हैं। संश्लेषित बहुलक के तीसरा जो प्रकार है वो है आपके संश्लेषित रबर। देखो बच्चों, संश्लेषित रबर क्या होता है? ये प्राकृतिक रबर जो होता है वो आपके आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और ये आपके ब्यूटाडाइन जो होता है उसके बहुलीकरण से निर्मित होता है। ये संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है ब्यूना